Hello, bachcho. Good evening. Welcome to your English class. I'm Shadi. Today we will be doing some idioms, some very important idioms which are frequently asked in your RIMC exam. ये हम लोगों ने एक सीरीज वैसे स्टार्ट की थी बिल्कुल बेसिक से. इन 100 days we'll be completing your entire syllabus of RIMC. Whether it is vocabulary, grammar, anything, जो भी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्टिव में आती हैं सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. और हम लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो से टेंसेस से स्टार्ट किया था. यू कैन फाइंड ऑल द क्लासेस इन द प्लेलिस्ट. वहाँ से आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड दोज क्लासेस. लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ अ स्पेशल सेशन. इन टुडेज क्लास वी विल डू सम वोकेबलरी, कुछ ईडियम्स करेंगे. वैसे तो हम लोगों के रोज़ ग्रामर होती है, साथ में उसके लास्ट में हम लोग कुछ वोकैब करते चलते हैं. लेकिन आज का छोटा सेशन होगा और ये डेडिकेटेड होगा सिर्फ ईडियम्स के लिए. तो सिर्फ यही एक टॉपिक आज का हमारा है. और चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं. इसके अलावा आपको और भी सेशन और भी क्लासेस मिलते हैं. सारे सब्जेक्ट्स के आपके इसी तरह से चल रहे हैं. इससे पहले आप मैथ्स देखते हैं 3:30 पे, 4:30 पे लाइव सेशन इंग्लिश का होता है. तो हम लोग फिर ये हमारे देख लें स्टार्ट करने से पहले. दीज आर अचीवर्स, स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड के एग्ज़ाम RIMC 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मतलब क्वालिफाई किए थे. ऑल इंडिया 8th रैंक एक बच्चे की आई, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, रिदान. और एक दूसरी बच्ची अंशिका, इनकी आई है गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक. तो ये काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स इनके. चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं. और जो कुछ डिटेल्स होंगी हम लोग के अपकमिंग बैचेस की वो भी आपको अभी मिलेंगी. और फर्स्ट ईडियम फॉर टुडे इज फ्लाई हाई. Fly high means to be successful, सफल होना. So if somebody is gaining a lot of success, we can say he is flying high right now. मतलब वो बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है, बहुत अच्छा, वो बहुत ज़्यादा सफलता पा रहा है, ये मतलब इसका हुआ. नेक्स्ट, सेकंड, इट्स ऑल ग्रीक टू मी. इफ यू से इट इज ऑल ग्रीक टू मी, दिस मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. और ये ईडियम किस तरह से बना. सपोज यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज लिख दी जाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आपसे कोई सामने ग्रीक लैंग्वेज में बात करने लगे तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है. उसी तरह से अगर कोई नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा है बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रीक लैंग्वेज बोलने लगा हो मेरे सामने. इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, इस तरह से बोल सकते हैं. तो उससे ईडियम बन गया. जैसे यहाँ पे ये ग्रीक पर्सन लग रहा है और कंफ्यूज सा है. नेक्स्ट, थर्ड इडियम फॉर टुडे. तो ये थर्ड हुआ लूज योर मार्बल्स. लूज योर मार्बल्स का मतलब बिहेव इन अ वे, नॉट बिहेव इन अ सेंसिबल वे. बिहेव इन अ वे दैट इज नॉट सेंसिबल, ये इसका मतलब हो गया. अब मार्बल्स वर्ड, ये ईडियम बना कैसे होगा. मार्बल्स वर्ड का एक मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग. तो अगर किसी कोई अपने मार्बल्स को खो रहा है, लूज कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज लूजिंग हिज सेंसिबिलिटी, लूजिंग हिज इंटेलिजेंस. उससे ये ईडियम बन गया इस लॉजिक से. और ये यहाँ पे ये जो लूज योर मार्बल्स है, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके कान से जैसे दिमाग गिर रहा हो, मार्बल्स की फॉर्म में गिर रहा हो. तो इससे ये ईडियम बना. फोर्थ, अ डॉग इन द मैंजर. अ डॉग इन द मैंजर मीन्स अ पर्सन हु स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम enjoying what he or she cannot use or does not want. तो डॉग इन द मैंजर मतलब दूसरों का जो मजा किरकिरा कर दे. इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू एंजॉय समथिंग हिमसेल्फ, or he is not doing that activity and he is stopping others from being involved in that activity, दूसरों को भी रोक रहा है, दूसरों का मजा किरकिरा कर रहा है, तो उसे कहते हैं डॉग इन द मैंजर. ये ईडियम कैसे बना. मैंजर ये होता है जो ये कंटेनर है, बॉक्स जैसा, ये वुडन बॉक्स है जिसमें घोड़ों को खाना खिलाया जाता है, दैट इज नोन एज मैंजर. अब ये घोड़े जो खाना खा रहे थे, वहां पे कोई डॉग घुस गया. डॉग को वो खुद तो खाना खाना नहीं है लेकिन दूसरों को भी खाने नहीं दे रहा. मतलब हॉर्स भी नहीं खा पा रहे और खुद भी वो काम नहीं कर रहा है, ना ही हॉर्स वो काम हॉर्स को करने दे रहा है. तो हॉर्स भी ऐसे कंफ्यूज से देख रहे हैं कि अब करें क्या. ऐसा पर्सन जो दूसरों को भी इंजॉय नहीं करने दे रहा, जो खुद उसे चीज नहीं चाहिए या फिर वो चीज खुद यूज कर नहीं सकता है. इन अ सिंगल वर्ड यू कैन से स्पॉइल स्पोर्ट. स्पॉइल स्पोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं कि दूसरों का मजा भी स्पॉइल कर दे. जैसे कोई गेम खेल रहे थे, खुद भी नहीं खेला, दूसरों को भी नहीं खेलने दिया. नाउ पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स.
तो इसका ईडियम, इस ईडियम का मतलब होता है डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, ये मतलब हो गया किसी गलत क्रम में, गलत ऑर्डर में चीजों को करना या चीजों को रखना, उसे कहते हैं। जैसे अभी कार्ट है, अब ये हॉर्स का काम है कार्ट को पुल करने का, बट द हॉर्स इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार्ट, तो सामने होना चाहिए था। दैट मीन्स द करेक्ट ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो मतलब यहाँ पे ये गलत ऑर्डर में चीजें रख दी गई हैं या की जा रही हैं। जैसे अब आप स्कूल में या क्लास, आपका जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें से आप नए क्लास में गए और स्टार्टिंग में ही जाते ही आपका टेस्ट ले लिया गया, पढ़ाया नहीं गया, टेस्ट ले लिया गया, तो वो गलत ऑर्डर में चीजें होंगी। First, they should teach you something, and on the basis of what they have taught, they can take the test. लेकिन उसके बिना ही वो, they can give the test, लेकिन उसके बिना ही वो टेस्ट ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा गलत ऑर्डर में चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आगे फिफ्थ कर लिया। सिक्स करने से पहले एक चीज आपको बता दें, सम इंफॉर्मेशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग योर सेल्फ इनटू सम टेस्ट सीरीज, तो ये हम लोगों की रैंकर्स टेस्ट सीरीज है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अलग से टेस्ट देना चाहें, मतलब जैसे हमारा टेस्ट लोग का पेड बैच है उसमें सब इंक्लूडेड रहता है, लेकिन आप पेड बैच ना ज्वाइन करके सिर्फ टेस्ट देना चाहें, ये भी एक फैसिलिटी है। इंग्लिश और मैथ्स के हम लोग के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है बिल्कुल आरएएमसी की तरह, वो जीके का होता है। थर्सडे एंड संडे, दीज 2 डेज आर अलॉटेड फॉर द टेस्ट। फीस एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर, और आपका जो नंबर है जिस पे आप कॉल करके कुछ इंक्वायरी करनी हो तो वो भी लिखा हुआ है ऊपर, 808 करके जो है। सिक्स वन, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब वेरी कॉमन एंड देयर फॉर नॉट वैल्यूएबल। कोई चीज बहुत कॉमन हो जाए जिससे उसकी कोई वैल्यू ना रहे, उसको कहते हैं। अब कोई ऐसी चीज है, कोई नई नई मार्केट में आई, कोई गेम मान लीजिए आया, अब सब वो बहुत सस्ता भी मिल रहा है तो हर कोई उसको खरीद सकता है, सबके पास हो जाएगी। अब कोई बच्चा जो अपने फ्रेंड्स को दिखाए कि देखो मेरे पास ये गेम है, तो उस बच्चे के पास खुद है, क्योंकि वो इतनी सस्ती चीज है, इतनी ज्यादा आसानी से अवेलेबल है कि हर बच्चे ने खरीद लिया, पेरेंट्स ने सबने दिला दिया कि चलो बहुत सस्ता सा है दिला देते हैं। इतनी कोई महंगे शौक पूरे नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए दिला दिया। तो अब अगर कोई बच्चा वो चीज दिखा रहा है अपने फ्रेंड्स को, तो वो क्या इंटरेस्टेड होंगे। बट इफ समथिंग इज वेरी रेयर, सपोज इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी रेयर, तो फिर वो कुछ ही के पास होगी, तो जो अपने फ्रेंड्स को दिखाएगा उनको इंटरेस्ट आएगा, अरे ये तो कभी देखा ही नहीं था, के पास है ये। वही चीज होती है, समथिंग इज वेरी चीप, उसकी वजह से वो इतनी कॉमन हो गई है दैट इट लूजेस इट्स वैल्यू, कोई वैल्यू ही नहीं बची, सबके पास वो है। जैसे एक डाइम में, डाइम का मतलब यहाँ पे एक करेंसी से है, एक पैसे में मान लीजिए, तो एक पैसे में, एक डाइम में इतने सारे एग्स मिल रहे हैं, 1 दर्जन एग्स मिल रहे हैं, 12 एग्स एक ही पैसे में 1 रुपए में मिल जाए, तो मतलब कितना आसान हो गया। किसी को अगर अनफॉर्चुनेटली somebody is poor and somebody is not able to afford even eggs, एग्स खाने के लिए भी बेचारा तरस रहा है, तो अगर एक होता है तरस रहा है, जब उसको मिला तो बहुत अच्छा लगा। अब अगर एग इतना सस्ता हो जाए तो लोग आराम से खा सकते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं वो भी खा सकते हैं, तो उनको फिर उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी, वो इतना उसे वैल्यू नहीं देंगे कि उन्हें बहुत कॉमन चीज हो जाएगी, बिकॉज इट इज सो चीप, इसलिए कॉमन हो गई, इसीलिए कोई वैल्यू नहीं रही, कोई खास बात उसमें नहीं रहेगी। Next is seventh, couch potato. A couch potato is a person who spends a lot of time sitting and watching television. कोई ऐसा person है, he is not doing any physical activity, he is just sitting in front of the television, watching it continuously in a lazy way. तो उसको कहेंगे he is a couch potato. Couch मतलब सोफा हो गया, और ये पोटैटो, ये आलू है, तो ये पड़े पड़े कोई आलू की तरह फूले जा रहा है, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी तो यही हाल होगा, उससे ये ईडियम बन गया। Next, eighth, a rotten apple. A rotten apple means a one bad person who has a bad effect on others in a group. ये कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वही चीज। एक बैड पर्सन है, ही इज हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस, अ बैड इफेक्ट ऑन अदर्स इन अ ग्रुप, उसको कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे एक ये सड़ा हुआ सा रॉटन एप्पल है और ये फ्रेश एप्पल है, तो ये फ्रेश एप्पल भी घबराया हुआ लग रहा है कि मैं भी ना सड़ जाऊं इसकी तरह। नेक्स्ट, नाइन्थ, अ हार्ड नट टू क्रैक और अ टफ नट टू क्रैक, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब निकलता है। और क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू डील विद। कोई मुश्किल सी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो उसको कह सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू क्रैक।
तो नट का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अखरोट हो गया। अब ये आदमी किसको कितना ज़्यादा इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा। ये भी बड़ा घबराया सा लग रहा है और ये पूरा दम लगाए हुए है किसी तोड़ने में, क्रैक करने में। तो मतलब ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसके लिए बन गई क्योंकि वो क्रैक कर ही नहीं पा रहा उसे। नेक्स्ट। अब आगे बढ़ने से पहले बैचेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन, हम लोगों की बेसिक टू एडवांस बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं और इसमें डेली 5 आवर्स की आपको क्लासेस मिलती हैं। कॉपी चेकिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग, इंटरेक्टिव सेशन, इसमें बच्चे भी विजिबल होते हैं, जूम पे सेशंस हम लोगों के होते हैं। तो और आपको स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें, डाउट सेशन अलग से मिलते हैं। टाइमिंग्स दी हुई हैं कि किस टाइम कौन सी क्लास होती है, नंबर है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एक दूसरा भी बैच है RIMC का, इसकी फीस थोड़ी सी कम है। में बस एक कॉपी चेकिंग नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। बस कॉपी चेकिंग नहीं है कि आपने जैसे ऐसे राइटिंग आपको दिया, लेटर राइटिंग दिया, तो आप बच्चे चेक कर लिखते हैं, देन आई चेक देम, सारे टीचर्स उसको चेक करते हैं, जिसका सिलेबस मतलब वही है चेक करने का सब्जेक्ट, और फिर हम लोग उसको आपको आपकी मिस्टेक्स बताते हैं। आपको एक बैच में मिलेगा, फतेह में, योद्धा में वो चीज़। नेक्स्ट है 10th, डेविल्स एडवोकेट। Devil's advocate means a person who expresses an opinion that they do not really hold in order to encourage a discussion about a subject. कोई ऐसा person है, he does not actually hold some views, he just shows that he holds some views so that people start discussing that topic. जो एडवोकेट वर्ड का एक मतलब होता है वकील वाला, एडवोकेट लॉयर, एंड एडवोकेट कैन ऑल्सो मीन अ सपोर्टर। तो वो डेविल का अपने को सपोर्टर दिखा रहा है कि अगर कोई कहने लगे, डेविल की तारीफें करने लगे कि डेविल ही सुप्रीम है, डेविल ही अच्छा है, तो कोई भी ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा कि डेविल को क्यों कह रहा है, गॉड को बुरा कहने लगे, डेविल को कहे कि ये अच्छा होता है। तो मतलब कोई भी उस पे अपोज करेगा उसकी बात को, तो जब अपोज करेगा तो कुछ बातचीत स्टार्ट होगी। तो मतलब है कि वो आदमी एक्चुअली वो व्यूज होल्ड नहीं करता है, ही डज नॉट थिंक दैट वे, he just wants to have an interesting discussion, he just wants people to talk about something, so he mentions that he has some beliefs even despite not having them। तो वो बस बोल देता है कि मेरे ऐसे व्यूज हैं, जिससे लोग उस पर डिस्कशन करने लगे और फिर उसमें उसे कुछ मजा आए, उस सेंस में ये है। जैसे कोई एथीस्ट नहीं है, अ पर्सन इज अ बिलीवर इन गॉड, पूरी तरह से मानता है, ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेकिन कहीं पे देखिए बहुत सारे रिलीजियस लोग बैठे हैं, उनसे ऐसे ही बोल दे कि मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं तो नास्तिक, मैं तो गॉड को मानता नहीं। अब जब कोई ऐसी बात बोलेगा तो ऑब्वियसली जो सारे लोग मानते हैं वो उसे कहने ही लगेंगे, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि गॉड होते ही नहीं है, इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी। तो एक डिस्कशन होगा, बहस वहस होगी, वही वो चाह रहा है। उसके व्यूज एक्चुअली वैसे है नहीं, लेकिन बस बोल दिया जिससे कुछ मजा आए बातों में। तो वो होता है कोई, ही डज नॉट एक्चुअली होल्ड दोज व्यूज, but he just expresses those views, he confuses people, he lies to people that he holds those views just for the sake of some argument, just for the sake of some discussion। Next, 11th, a stab in the back। A stab in the back means पीठ में छुरा भोंकना, an act that harms somebody done by a person they thought was a friend। स्टैब इन द बैक ऐसे हुआ कि मुंह पे दोस्त बन रहे हैं, पीछे से पीठ में छुरा भोंक दिया। दैट मीन्स अ पर्सन चीट्स समबडी, अ पर्सन बिट्रेज समबडी डिस्पाइट एक्टिंग एज अ फ्रेंड। सामने से दिखा रहे हैं कि फ्रेंड है, लेकिन पीठ पीछे उसके छुरा भोंक रहे हैं, उसको चीट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे चाकू इसके मार रहा है पीछे से, स्टैब का मतलब भोंकना हो गया। 12th, twist somebody's arm। Twist somebody's arm means to persuade or force somebody to do something। किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, तैयार करना, मनाना, ये मतलब होता है। उसका हाथ मोड़ के, ट्विस्ट करके, तो इसका हाथ तो कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया है और इससे कोई बोल रहा है कम ऑन, मतलब कुछ करवाना चाह रहा है, इससे कन्विंस करना चाह रहा है, राजी करना चाह रहा है, तो उसका हाथ मोड़ के, उसे फोर्स करके। नेक्स्ट 13th, sit on the fence। Sit on the fence means to avoid becoming involved in deciding or influencing something। Suppose some game is going on, some children are playing on the ground, but one girl goes away, she goes separately and she goes and sits outside the field or on the fence। इस तरह से fence मतलब boundary wall, she goes and sits there।
this act means that she is not involving herself in the activity that is going on, the game that is going on. She is not involved in that activity. मतलब है कि वो जो भी activity चल रही थी, whatever the game there was about to start, she is not a part of it. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी decision making था, जो भी activity थी, उसमें कोई अपने को नहीं रख रहा है, अलग रख रहा है, decide करने में, influence करने में, उससे idiom बना. Sit on the fence मतलब ऐसी fence पे जाके बैठ गए, उसमें शामिल नहीं हो रहे उस एक्टिविटी में. नेक्स्ट 14, अप इन द एयर. अप इन द एयर मीन्स नॉट येट डिसाइडेड. इफ समथिंग इज अप इन द एयर दैट मीन्स अभी पता नहीं कि उसका क्या होगा. ये ईडियम किस सेंस में बना होगा कि जैसे बॉल, किसी, अब क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, कोई बॉल किसी बैट्समैन ने हिट की और बहुत ऊपर गई बॉल, तब पता नहीं होता जब ऊपर होती है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वी डू नॉट नो व्हाट द आउटकम विल बी, वेदर इट विल बी अ कैच, क्या 4 हो जाए, 4 रन्स मिलेंगे, 6 हो जाएगा, या फिर हो सकता है पहली बाउंड्री पार करने से पहले बॉल को कोई पकड़ ले, वापस फेंक दे कोई फील्डर, और सिर्फ 2 ही रन मिले, सिर्फ 1 ही रन मिले, नथिंग इज श्योर. तो यहाँ पे हो जाएगा अप इन द एयर, मतलब है कोई डिसाइडेड नहीं है, कुछ पक्का नहीं है. जैसे ये बच्चा इसको बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज स्टिल अप इन द एयर, वी आर नॉट श्योर वेदर ही विल ड्रॉप द बॉल और ही विल फाइनली बी एबल टू कैच इट. तो वो उससे ये ईडियम बना. अच्छा, एक ईडियम इससे मिलता जुलता है, देखने में मिलता जुलता लगता है, बट इट हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, दैट इज इन द एयर. इन द एयर मीन felt by a lot of people, exist or be happening. मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत लोगों को फील हो रही है कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई एक ऐसा फैक्ट है, तो आप ऐसी फीलिंग आ रही है लोगों को, वो होता है इन द एयर. जैसे कहा जाए फियर इज इन द एयर. फियर इज इन द एयर मतलब डर का माहौल है, लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से डरना चाहिए, डर का माहौल बना हुआ है. इन द एयर उनको जैसे हवा में ही डर मिल गया हो, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू फील इट, उस सेंस में यूज होता है. एंड अप इन द एयर देयर इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ दिस वर्ड, बट द मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट. नेक्स्ट है, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन, ये जो हम लोगों ने ईडियम्स किए, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं आरआईएमसी. देखिए इस तरह से आते हैं, दे विल गिव यू दिस ईडियम अप इन द एयर एंड यू विल हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम. एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. द सेकेंड टाइप इज दे विल गिव यू द मीनिंग, दे विल गिव यू नॉट येट डिसाइडेड, एंड दे विल आस्क यू टू राइट द ईडियम विच हैज दिस मीनिंग. दिस इज अ बिट मोर डिफिकल्ट, कि आपको एक मीनिंग दिया, आपसे उल्टा पूछा ये मीनिंग किस मुहावरे का है, किस ईडियम का है, तो आपको द अदर वे अराउंड बताना है, उल्टा करके बताना है. थोड़ा आसान जो एक सवाल आता है वो ये होता है, थर्ड मेथड अब कर रहे हैं. दे गिव यू सम ईडियम एंड दे गिव यू four options and they ask you to tell the meaning of that idiom out of those four options. So you have four options, it will be a bit easier क्योंकि उन ऑप्शंस में से आपको चुनना होगा. ये नहीं कि खुद पूरे नए सिरे से सोचेंगे क्या मतलब है. एटलीस्ट आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक होना चाहिए, वो ज़्यादा आसान हो गया. या फिर इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, और सम फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मेथड ये हो गया, दे गिव यू सम ईडियम एंड दे आस्क यू टू राइट द मीनिंग ऑफ दैट ईडियम. ऐसे नहीं, मीनिंग नहीं है, सम सेंटेंस ऑन दैट ईडियम, यू हैव टू मेक सम सेंटेंस इन विच यू यूज दैट ईडियम. ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक मेथड इसका हो सकता है. अच्छा फिर और क्या आ सकता है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज तो भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक ये होता है कि हाँ, जैसे अभी सवाल कोई आया था आरएमसी में ही प्रीवियस ईयर्स में, जैसे ये वर्ड दे दिया हील, हील दिया, या फिर दे दिया मान लीजिए आर्म, अब आपसे, या आई दे दिया, अब आपसे कहा गया कि इससे रिलेटेड 3 ईडियम्स बताएं, इससे रिलेटेड 4 ईडियम्स बताएं. ऐसे 4 ईडियम्स बताएं जिनमें ये आर्म वर्ड आता हो या आई वर्ड आता हो. आर्म मतलब जैसे एट आर्म्स लेंथ हो गया, तो कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, उस तरह से, या अप इन आर्म्स जैसे कह रहे हैं, उस तरह से ये वर्ड अगर आता हो, आई जिसमें आता हो, आई का क्या हो सकता है, नॉट बैट एंड आई बोल सकते हैं, या फिर आई से एक रिलेटेड ऑल आईज हो सकता है कि बहुत आप ध्यान से कोई चीज देख रहे हैं, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है. देर आर मल्टीपल वेज इन विच दे आस्क यू टू, दे टेस्ट यू ऑन द सेक्शन ऑफ idioms. एंड द लास्ट थिंग इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं.
अब फिल इन द ब्लैंक्स के हम लोग 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। She always avoids taking sides during argument. She prefers to dash. Now you have to fill some idiom here. Only those options are given which we have done today. We have done just 14 or 15 idioms today. Your answer should be any idiom related to the things that we have done. She always avoids taking sides during argument. She prefers to fly high, sit on the fence, put the cart before the horse या फिर lose your marbles. तो वो अवॉइड करती है कि जब भी कोई बहस हो, लोगों में आर्ग्यूमेंट हो, तो किसी की साइड नहीं लेती। ये नहीं कि कहे कि नहीं ये सही कह रहा है, तुम गलत कह रहे हो, ऐसे कुछ नहीं कहती। और वो क्या करती है, वो प्रेफर करती है टू फ्लाई हाई। फ्लाई हाई का मतलब था टू बी सक्सेसफुल। नहीं हो सकता कि वो प्रेफर करती है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। फिर पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो वो गलत क्रम में चीजें करती है, ये भी सेंस नहीं बन रही। लूज योर मार्बल्स का मतलब नॉट बिहेव इन अ सेंसिबल वे, दिमाग जैसे खराब होने लगे, वो भी नहीं होगा। आंसर होगा सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मीन्स नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम डिसीजन मेकिंग, सम एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन। ये आंसर हो गया हमारा कि वो किसी की साइड नहीं लेती, वो फैसला लेने में, एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो अलग थलग ही रहती है। इस तरह से ईडियम आ सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए, कुछ सेंटेंस दिया हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंटेंस यू हैव टू सी विच इज एप्लीकेबल देयर, विच बेस्ट सूट्स हियर। या फिर कोई एक वर्ड गायब कर दें। अब इसी में वो पूरा ईडियम कर देते, शी प्रेफर्स टू सिट ऑन द, ऑन द के बाद ये जो फेंस है इसको गायब कर दिया। अब आपसे कहा गया कि फेंस वर्ड, यहाँ पे जो एक वर्ड मिसिंग है, यू हैव टू फिल दैट वर्ड। ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, बस आपको ईडियम का मीनिंग पता हो। ही फाइनली मैनेज टू डैश एंड गेट हर टू ज्वाइन द टीम। ही फाइनली मैनेज टू ट्विस्ट हर आर्म, stab in the back, be a rotten apple या sit on the fence। क्या होना चाहिए? देखिए, स्टैब इन द बैक मीन्स पीठ में छुरा भोंकना, किसी को चीट करना, तो ये नहीं हो सकता। फाइनली उसने पीठ में छुरा भोंका एंड गेट हर टू जॉइन द टीम, और उसको टीम में ज्वाइन करा लिया। सिट ऑन द फेंस मतलब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, ये भी सेंस नहीं लग रही। रॉटन एप्पल तो एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है, वो नहीं। ट्विस्ट हर आर्म, ट्विस्ट हर आर्म का मतलब वही कम ऑन, मतलब है कि उस किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली उसने जो लड़की थी उसको कन्विंस कर लिया और टीम को ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया, ये मतलब है। नेक्स्ट थर्ड, वी हैवंट मेड अ डिसीजन येट, आवर प्लान्स आर स्टिल डैश। आवर प्लान्स आर स्टिल फ्लाइंग हाई, अप इन द एयर, इन द एयर या अ रॉटन एप्पल। अप इन द एयर, इन द एयर अभी किया, रॉटन एप्पल तो वही गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करे, फ्लाई हाई सफल होना। तो हमने डिसीजन अभी तक नहीं लिया है, हमारे प्लान्स अभी भी क्या है, सफल है, नहीं हो सकता। गंदी मछली भी नहीं हो सकता। अप इन द एयर मतलब क्या होता है, नॉट येट डिसाइडेड। और इन द एयर मीन्स फेल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, डर का माहौल है वाला। इन द एयर नहीं होगा जब हमारा डिसाइड नहीं हुआ है, नॉट येट डिसाइडेड ये आंसर है। हमने अभी डिसीजन नहीं लिया है, हमारे प्लान्स अभी भी फाइनल नहीं हुए हैं। द लास्ट वन फॉर टुडे इज famous actors in Hollywood are not dash, they are rare and talented। तो यहाँ पे क्या वर्ड फिल करेंगे, मतलब कौन सा ईडियम? हाँ, तो ईडियम्स पूरे पूरे दिए हैं, और ये सेंटेंसेस इस तरह दिए हैं, जो अभी किया उसी के बेस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, so that you understand these idioms clearly। फेमस एक्टर्स जो होते हैं इन हॉलीवुड वो क्या हैं, आर नॉट अ डाइम अ डजन, आर नॉट अप इन द एयर, आर नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, या आर नॉट अ काउच पोटैटो। तो जो फेमस एक्टर्स हॉलीवुड के हैं वो ऐसे नहीं है कि टीवी के सामने बैठे बैठे ही पूरा दिन काट दिया, वो तो काउच पोटैटो होता है, तो इसकी सेंस नहीं बन रही। उन हॉलीवुड एक्टर्स को कह रहे हैं कि हम वो रेयर होते हैं, फेमस एक्टर्स रेयर और टैलेंटेड हैं, ये गलत है। अप इन द एयर मतलब तो डिसाइडेड अभी नहीं है, अभी हवा में ही है, तो प्लान्स उसके सारे हवा में है, मतलब कुछ ऐसा फैसला नहीं हुआ है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं हुआ है, ठोस नहीं हुआ है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू डील विद, जैसे अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना हार्ड है, टूट ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन मीन समथिंग इज वेरी, समथिंग बिकम सो कॉमन दैट इट लूजेस इट्स वैल्यू।
मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई कि अब कुछ ख़ास उसमें रहा ही नहीं, देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ़ेमस एक्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो भर-भर के इतने कॉमन हो गए, कोई ध्यान नहीं देता। वो बहुत रेयर हैं और टैलेंटेड हैं, तो ऐसे भर-भर के लोग नहीं हैं। हाँ, बहुत ही कम ऐसे हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो बस ये हम लोगों का आज का लास्ट था और इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको एक झलक दिखा दी कि कैसे पूछा जाता है। नाउ दिस वाज अ शॉर्ट सेशन। वैसे तो आपकी लाइव क्लास होती है बट आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर दिस क्लास, so I recorded these sessions a day or two earlier, तो उसमें जिससे आपका थोड़ा मिस ना हो, थोड़ी वो कैब आप इसमें कर लें। नाउ फ्रॉम मंडे विल हैव अ लाइव सेशंस, जिसमें वही 4:30 पे जो हम लोगों का रेगुलर टाइम है, हम लोग फिर 4:30 पीएम पे लाइव मिलेंगे और जितनी वो कैब की है वो कर लीजिए। तो वही जैसे हम लोग की क्लास होती है उसी तरह से पहले ग्रामर करेंगे, फिर वोकैबुलरी जो थोड़ी थोड़ी वो कैब रोज करते हैं, और साथ में पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल, लेटर राइटिंग, वो सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में है, विल कवर एवरीथिंग। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कोई बैच से रिलेटेड डाउट हो, पूछना हो तो 8081 करके जो नंबर है, यू कैन कॉल हियर, और वहाँ पे आपकी जो भी इंक्वायरी है यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय हिंद।